Welcome back to my YouTube channel. I am Advocate Divya. In today's video, we will be discussing about some important cases and types of writs जो कि important है एग्जाम पर्पज से. कंटिन्यू करते हैं. सबसे पहले देखते हैं इन री बैरूबरी यूनियन केस. ऑलरेडी मैं इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ. इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं. तो इन री बैरूबरी यूनियन केस के अंदर सबसे पहले कहा गया प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रियम्बल प्रस्तावना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है. एंड चूँकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसीलिए 368 डू नॉट इफेक्ट द प्रियम्बल, जो कि स्पेशल मेजॉरिटी की बात करता है. तो यहाँ पर कहा गया प्रियम्बल शोज द जनरल पर्पस बिहाइंड प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द की टू द माइंड्स ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑलराइट, प्रियम्बल शो करता है जनरल पर्पस बिहाइंड प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑलराइट, एंड अ की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें बात की गई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की. एंड फर्स्ट टाइम जुडिशियल रिव्यू की बात की गई. आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368 में इसमें क्वेश्चंस उठे. एंड फर्स्ट अमेंडमेंट लाया गया, 9th शेड्यूल बनाया गया एंड अमेंडमेंट क्लैरिफाइड किया गया इन 368 क्लॉज 1 में. अब बात करते हैं शंकर प्रसाद सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के फैक्ट्स के बारे में. पहले ज़मींदारी प्रथा हुआ करती थी, तो ज़मींदारों के पास काफ़ी सारी लैंड हुआ करती थी. ऑन द अदर हैंड ऐसे भी लोग थे जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, तो मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी था. गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो ऐसी सारी प्रॉपर्टी एक्वायर करे एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करे प्रॉपर्टी का. गवर्नमेंट ने लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया और जिसके ज़रिए उन्होंने सारे ज़मींदारों की जो प्रॉपर्टी थी उसको एक्वायर करना स्टार्ट किया. और उनमें से एक थे शंकर प्रसाद. बिहार में एक ज़मींदार थे जिनकी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया. तो हाई कोर्ट गए शंकर प्रसाद जी और कहा कि यह आर्टिकल 13, जो कि लेजिस्लेचर को कोई भी ऐसी पावर नहीं देता है वो ऐसी लॉ बना सके कि फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रेंच करे. उस टाइम राइट टू प्रॉपर्टी हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता था, जो कि अब आर्टिकल 300A में आता है. तो उन्होंने कहा कि उस टाइम पर क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स में आता था और वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रेंच कर रहा था, तो कहा गया कि लैंड एक्विजिशन जो एक्ट है उसको वॉइड कर दिया जाए. और जब ये मैटर कोर्ट में था तब गवर्नमेंट फर्स्ट अमेंडमेंट लेकर आई, आर्टिकल 31A एंड 31B, जो लेजिस्लेचर को पावर देते हैं कि ऐसे लॉज बनाए. 9th शेड्यूल बनाया गया. जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 9th शेड्यूल में जब किसी एक्ट को रखा जाता है तो उसका जुडिशियल प्रीव्यू नहीं कर सकते हैं. कहा गया कि लेजिस्लेचर के पास ये पावर है कि वह कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सके, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स. सो आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368 में भी इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठे. और जब ये मैटर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर सुप्रीम कोर्ट में गया तो आर्टिकल 13 के बारे में बात की गई कि लॉ की बात की गई आर्टिकल 13 में, केवल किसी भी तरीके के अमेंडमेंट की बात इसमें नहीं की गई है. सो लेजिस्लेचर को कोर्ट ने कहा कि लेजिस्लेचर बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर ही अमेंडमेंट कर सकता है. और बाद में इस डिसीजन को भी ओवररूल कर दिया IC गोलकनाथ केस के अंदर. सो आर्टिकल 368 में जो अमेंडिंग पावर दी गई है उसको भी इसमें डिस्क्राइब किया गया. ओके, सो ये केस है हमारा शंकर प्रसाद सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट केस है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. बात करते हैं गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की. इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये अजम्पशन व्यक्त की कि जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, वो व्यक्ति को एबल बनाते हैं टू डिज़ाइन हिज लाइफ. उसकी लाइफ को डिज़ाइन करने की अपनी तरीके से ज़िंदगी की जो रूपरेखा है उसको तैयार करने के लिए उसको सक्षम बनाते हैं. ऑलराइट, Golaknath case was a 1967 Indian Supreme Court case in which the court ruled that Parliament could not curtail any of the fundamental rights in the Constitution. अब देखिए, आफ्टर शंकर प्रसाद केस गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के कहता है कि कोर्ट रूल दैट पार्लियामेंट कुड नॉट कर्टल. पार्लियामेंट कमी नहीं कर सकती फंडामेंटल राइट्स के अंदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड ये इसके अंदर एक डॉक्ट्रिन पास हुआ, डॉक्ट्रिन निकला, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग, भविष्यलक्षी प्रभाव. इसका मीन क्या था कि स्टेट के डिसीज़न को स्टे अवे नहीं करता है. इसके अकॉर्डिंग जो सिद्धांत है वो स्टेट के डिसीज़न को स्टे अवे नहीं करता है, बट पास्ट ट्रांजेक्शन तक ये उसको कन्फाइन रखता है. ऑलराइट, इसकी जो प्रकृति थी, नेचर था, वो कंजर्वेटिव टाइप का था ये. एंड इसके अंदर प्रीवियस डिसीजन जो था
सुप्रीम कोर्ट का, उसको इसके अंदर रिवर्स कर दिया गया और कहा गया कि कोर्ट अर्लियर डिसीजन विच हैड upheld Parliament's power to amend all parts of the Constitution, including Part 3rd, related to the fundamental rights. The judgment left Parliament with no power to curtail fundamental rights. कि पार्लियामेंट के पास कोई पावर ऐसी नहीं है जिससे कि वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर कर्टल कर सके, कमी कर सके. ऑलराइट. लीगल सॉवरेनिटी रिसाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नॉट इन द पीपल ऑफ इंडिया. ये कहा गया केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के अंदर कि जो विधिक संप्रभुता है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में निवास करती है, ना कि हम भारत के लोगों में. ऑलराइट. केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट. इसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा. इस केस के अंदर कहा गया कि पार्लियामेंट कुड अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सो लॉन्ग एज इट डिड नॉट ऑल्टर और अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर और एसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पार्लियामेंट जो है वो अमेंडमेंट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचा है एंड उसके जो एसेंशियल फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकती है. द केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला वॉज हर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट. 68 दिनों तक सुना गया ये, एंड आर्ग्यूमेंट जो थी वो चली अक्टूबर 31, 1972 से लेकर मार्च 23, 1973 तक. सेक्शन 13, इसमें बात की गई सेक्शन 13 की, लॉ इनकन्सिस्टेंट विद और इंटेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. 13 बात करता है जो लॉज इनकन्सिस्टेंट हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ में वो वॉइड घोषित कर दिए जाएंगे. ऑलराइट. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 के अंदर लॉ है, जिन्हें जो फंडामेंटल राइट्स हैं उससे अगर वो इनकन्सिस्टेंट हैं तो वो होने पर उसको वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा. तो ये जो केस था ये रिवर्स था इन द इनरी बैरूबरी यूनियन केस, जिसके अंदर कहा गया था कि वो जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, जबकि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में कहा गया कि प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है एंड पार्लियामेंट कुड अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में मूलभूत ढांचे के अंदर चेंजेस नहीं किए जा सकते. ऑलराइट. तो स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं. फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए हमें कुछ रेमेडीज़ मिली हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. तो फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए मेनली 4 आर्टिकल्स हैं. आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 359. तो पहले बात करते हैं आर्टिकल 32 की. रेमेडीज़ फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट. किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रेंच हो रहा हो तो वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है. ठीक है. एंड क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 32 यही कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि वो फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए ऑर्डर्स या रिट इशू कर सकता है. एंड आर्टिकल 226 के बारे में बात करें तो एग्जैक्टली सेम पावर 226 के पास भी है. इस आर्टिकल का यूज़ करके आप हाई कोर्ट जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए. ओके. आइए देखते हैं द 5 टाइप्स ऑफ रिट्स जिन्हें सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जारी कर सकते हैं. तो फर्स्ट है हैबियस कॉर्पस, सेकंड वन इज मैंडेमस, थर्ड वन इज प्रोहिबिशन, फोर्थ वन इज सर्शियरी एंड फिफ्थ क्वा वारंटो. ये है 5 टाइप्स ऑफ रिट्स जिन्हें सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जारी कर सकते हैं. फर्स्ट हम बात करते हैं हैबियस कॉर्पस की. व्हाट इज़ हैबियस कॉर्पस? मीन्स कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन जो कि बंदी है, बैंडेड है जेल के अंदर, ठीक है, तो उसे इन फ्रंट ऑफ कोर्ट प्रेजेंट किया जाए. मीन्स किसी पर्सन को यदि डिटेंशन में रखा गया है, वैलिड है या नहीं है, इस एग्जामिनेशन के लिए उसे इन फ्रंट ऑफ कोर्ट प्रेजेंट करें. और अगर कोर्ट ये आइडेंटिफाई करता है कि डिटेंशन वैलिड नहीं है या फिर इनलीगल है तो कोर्ट उस पर्सन को रिलीज़ के ऑर्डर दे सकता है. ओके. तो ये है हैबियस कॉर्पस. इस रिट का मेन मोटिव है इलीगल या इनलीगल रूप से डिटेंशन किए गए पर्सन को रिलीज़ करना. ठीक है. अगर हम बात करें आर्टिकल 22 के प्रोविजंस की, तो आर्टिकल 22 के प्रोविजन के वायलेशन में किया गया डिटेंशन इनलीगल माना जाता है और ऐसी कंडीशन में रिट जारी की जा सकती है एंड पर्सन को 24 आवर्स के पहले, बिफोर 24 आवर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट नहीं किया जाता है तो उसे पर्सन का डिटेंशन इनलीगल हो जाएगा. ओके. तो जनरली रूल ये है कि
किसी के भी अगर राइट्स इन्फ्रेंच हुए हैं तो वो रिट जारी करने के लिए एप्लीकेशन की पिटीशन प्रेजेंट कर सकता है। एंड यदि फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रेंच हुए हैं तो वो आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 के अंडर इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट प्रेजेंट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है हमारी रिट ऑफ मैंडेमस। अगर हम बात करें मैंडेमस की, तो मैंडेमस जो है उसे हिंदी में परमादेश भी कहा जाता है। ओके, ये हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट द्वारा गवर्नमेंट, इंफीरियर कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स, पब्लिक ऑफिसर्स, निगम, इन सभी को अपने पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए या फिर कोई भी इनलीगल वर्क नहीं करने के लिए आदेश के रूप में, ऑर्डर के रूप में जारी की जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि कोई अपनी पब्लिक ड्यूटी या फिर गवर्नमेंट द्वारा जो भी ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा कोई पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म नहीं की जा रही है, तो जो कोर्ट है, ठीक है, जो कोर्ट है वो आदेश दे सकता है, ऑर्डर कर सकता है परमादेश के रूप में, ठीक है, मैंडेमस रिट के रूप में, कि वो अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करे। ओके, नेक्स्ट रिट है हमारी सर्शियरी। सर्शियरी में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जो हायर कोर्ट्स हैं वो लोअर कोर्ट्स एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज़, ठीक है, इनके द्वारा चलने वाली जो प्रोसीडिंग्स होती है, ठीक है, उनमें दिए गए डिसीजंस को रिट जारी करने वाले कोर्ट्स को सेंड करने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं और फिर इनका एग्जामिन किया जाता है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, और या फिर जो वरिष्ठ न्यायालय हैं, ठीक है, अगर उनको लगता है कि लोअर कोर्ट्स का कोई भी डिसीज़न इनलीगल है या फिर विधिमान्य नहीं है तो वो उसको क्वेश्ड या फिर निष्प्रभावी कर सकते हैं। ओके, तो इस रिट का मेन मोटिव होता है जो लोअर कोर्ट्स हैं या फिर क्वासी जुडिशियल वर्क करने वाली बॉडीज़ हैं उनको अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर रखना, ताकि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य नहीं कर सके। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिट ऑफ प्रोहिबिशन की, तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन एंड सर्शियरी में काफ़ी सारी क्वालिटीज़ हैं। दोनों ही सीनियर कोर्ट्स द्वारा ट्रिब्यूनल्स, लोअर कोर्ट्स एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ को जारी किए जाते हैं। बट इनमें एक डिफरेंस ये है कि जब भी लोअर कोर्ट से सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर कार्रवाई स्टार्ट करते हैं तो कार्रवाई शुरू होने से पहले ही रिट ऑफ प्रोहिबिशन जारी की जा सकती है कि आप अपनी कार्रवाई यहीं रोक दें, ठीक है, ये आपकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है। एंड सर्शियरी में क्या होता है, यदि लोअर कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया है तो उसे सीनियर जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसे रद्द कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रिट है हमारी क्वा वारंटो, मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी, किस प्राधिकार से। ओके, मतलब कोई भी पर्सन यदि किसी भी पब्लिक ऑफिस को बिना किसी राइट के उस पोस्ट को ज्वाइन किए हुए है, ठीक है, तो इस रिट को जारी करके उस पोस्ट से उसे हटाया जा सकता है। ओके, बशर्ते इस रिट को जारी करने के लिए ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन किसी रिट की मैंडेटरी प्रोविजन का वायलेशन हुआ हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, प्लीज़ like, share and subscribe my channel.